इलेक्शन जो है ना आर्टिकल 230 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे जी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या स्पीकर को रेफरेंस भेज सकता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भेज सकता है जी। जुडिशल फोरम हमारे पास 3 हैं, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। जब ये केस अब हाई कोर्ट में जाएगा तो आप देखिएगा कि वो जब जुडिशल प्रोसीडिंग यहाँ पे स्टार्ट होंगी तो ये फैसला स्टे हो जाएगा और उसके बाद ये फैसला सेट असाइड हो जाएगा। जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास वो फुल फ्लैज पावर्स होंगी, इनके पास वो उदार की पावर्स हैं और वो उदार की पावर्स मुकम्मल पावर्स नहीं होगी जी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या स्पीकर को रेफरेंस भेज सकता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भेज सकता है जी। और स्पीकर जो है वो आगे जब भेजेगा तो फिर 61, 62, 63 की कार्रवाई होगी डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर वो अपने तौर पे करेगा तो वो कार्रवाई कंप्लीट नहीं होगी, और अगर अपने तौर पे इलेक्शन कमीशन ने करना तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास ज़्यादा पावर्स हैं क्योंकि वो एक खुदाई जुडिशल फोरम है उसके तहत। और जब इलेक्शन कमीशन स्पीकर को भेजेगा, रेफरेंस भेजेगा, फिर उसके बाद उसके वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो वो लीगल होगी, वो जुडिशल होगी, उसको सैंक्टिटी अटैच होगी और वो जो डिसीजन होगा वो पार्टीज़ पे बाइंडिंग होगा। वो किसी को न अहल करार देते हैं या अहल करार देते हैं, उस पर फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई उस पर अपील नहीं हो सकती, सिर्फ एक रिव्यू हो सकता है। और रिव्यू में बहुत थोड़ा सा स्कोप होता है, बहुत कम होता है कि रिव्यू एक्सेप्ट हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देख के उसमें सब्सटेंस को एनालाइज कर दिया जुडिशली और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि इस पे इतना सब्सटेंस मौजूद है कि जो फलां सो एंड सो मेंबर है उसको नाअहल करार दिया जा सकता है इस रेफरेंस की बुनियाद पे, तो वो उसको ज़रूर नाअहल करार देंगे और वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। इसके अलावा जो खुद कमीशन ने करना है, कमीशन जो है ना एक कोर्ट नहीं है, कमीशन है, और कोर्ट के कमीशन के पास वो पावर्स नहीं होती जो कोर्ट में होती हैं। ये आम नाज़रीन शायद इस चीज़ को नहीं समझते। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट निकलता है बाज़ार में तो वो वेट एंड मेजर्स को देख के वहीं पे कुछ ना कुछ फ़ाइन करता है, उसको हम कहते हैं समरी ट्रायल। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे जब एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती तो एक समरी ट्रायल होता है। तो समरी ट्रायल में किसी को मेजर पेनल्टी नहीं दी जा सकती, वो छोटी सज़ाएँ तो दी जा सकती हैं जो उसके रास्ते में रुकावट नहीं आती, लेकिन जो उसके करियर को अफेक्ट करे, जो नाअहल करे, जो उसको सब्सिक्वेंटली नाअहली उसके रास्ते की दीवार बन सके, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जुडिशल फोरम हो। और जुडिशल फोरम हमारे पास 3 हैं, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन रुकने असम्बली को नाअहल तो करार दे सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा तो फिर उसको नाअहल करार दे सकता है। पर्टिकुलरली जो जिस केस के हवाले से आपने सवाल किया इमरान खान साहब के हवाले से, उसमें वो मिस डिक्लेरेशन का केस हो सकता है, इनकरेक्ट डिक्लेरेशन का केस हो सकता है, वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और किसी भी तरीके से मेलाफाइडी का केस नहीं बनता, क्योंकि जो एलिगेशन है कि तोशा खाना से जो तहाइफ लिए गए, जो परचेज़ किए गए आफ्टर हैविंग पेड द अमाउंट 20% जो भी 1974 के रूल्स के मुताबिक थी। अब इत्तेफाक की बात है तो गवर्नमेंट से ही तो वो सारा कुछ ले रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट को खुद पता है, जब गवर्नमेंट को खुद पता है तो फिर उसमें बदनीति नहीं शामिल हो सकती। तो जब बदनीति शामिल नहीं होगी तो फिर किसी भी तरीके से उसको नाअहल करार देना ये खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून और आइन है और किसी भी तरीके से ये सस्टेनेबल नहीं है। जब ये केस अब हाई कोर्ट में जाएगा तो आप देखिएगा कि वो जब जुडिशल प्रोसीडिंग यहाँ पे स्टार्ट होंगी तो ये फ़ैसला स्टे हो जाएगा और उसके बाद ये फ़ैसला सेट असाइड हो जाएगा। ये किसी भी तरीके से सस्टेन नहीं कर सकता। अब जो दूसरा आपने कहा है कि आर्टिकल 230 जो है, जो आर्टिकल 230 है वो इंटरिम गवर्नमेंट के मतलब है कि इंटरिम गवर्नमेंट, जब एक गवर्नमेंट जो है ना उसकी अपनी तयन या मुद्दत उसकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद अगली गवर्नमेंट आना है। अब अगली गवर्नमेंट के लिए आने से पहले इलेक्शन का होना ज़रूरी है। वो इलेक्शन जो है ना आर्टिकल 230 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे और जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो जो सिटिंग या आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वो किसी किस्म की ना तो कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकती है, ना कोई ऐसा काम कर सकती है कि जिससे उनके कैंडिडेट को फोर्थ कमिंग इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा हो सके।
और यही हाल जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का है। केयर टेकर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, डे टू डे अफेयर्स को देखेगी जो आइन और कानून कहता है। इसमें सबसे मशहूर केस जो है ना, एक पैमरा का केस है और दूसरा ख्वाजा आसफ का केस जो 2012-13 SCMR है। अब इस दौरान अगर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने कोई डिसीजन लेना है तो वो सिर्फ डे टू डे बेसिस पे लेगी। मिसाल के तौर पे कि कोई ऐसा इशू बन गया अर्जेंट कि उनको 100 लोगों की भर्ती करना पड़ गई है, तो वो 100 लोगों की भर्ती जो है ना FPSC PPSC के थ्रू नहीं कर सकती, वो डेली वेजेस पे या कॉन्ट्रैक्ट पे उनको ले सकते हैं। इसी तरह जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास वो फुल फ्लैज पावर्स होंगी। इनके पास दूसरे लफ्ज़ों में केयर टेकर गवर्नमेंट के पास जो है ना वो उदार की पावर्स हैं, और वो उदार की पावर्स मुकम्मल पावर्स नहीं होगी, वो जितना उनको इख्तियार दिया उसी इख्तियार के तहत आगे चल सकते हैं।